अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे इन दिस लेक्चर हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Making of financial statements is basically the fourth step of accounting process, that is communicating financial information with stakeholders. तो आज हम देखते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं. मैं ऑलरेडी थोड़ा सा क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बेसिकली द फॉर्मल रिपोर्ट्स विच आर यूज्ड टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद डिसीजन मेकर्स. बिजनेस का अकाउंटेंट जो डिसीजन मेकर्स से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जितनी इंफॉर्मेशन उसने रिकॉर्ड की होती है सॉरी जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की होती है इन अकाउंटिंग प्रोसेस में, उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए जो फॉर्मल रिपोर्ट्स यूज़ की जाती हैं उनको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. These financial statements are the summarized results of your business financial transactions over a designated period of time. मतलब यह है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं ये एक डेजिग्नेटेड पीरियड के बाद, लाइक एक मंथ के बाद, एक क्वार्टर के बाद या एक साल के बाद बनाई जाती हैं. और इनका मकसद ये होता है कि जितनी भी बिज़नेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सो फार हो चुकी हैं उनकी एक समरी क्रिएट करते हैं इन फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस. उस समरी को कम्युनिकेट किया जा सके, बताया जा सके, रिपोर्ट किया जा सके विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ अ बिजनेस. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमको बताती हैं क्या, इनकम के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में, बिजनेस का कितना कैश बैलेंस है, बिजनेस पे कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, बिजनेस की ओनर्स इक्विटी कितनी है. ये इन्फॉर्मेशन जो हमने अकाउंटिंग प्रोसेस में ऑलरेडी रिकॉर्ड की है जर्नल में, फिर लेजर बनाए, उसको क्लासीफाई किया, फिर ट्रायल बैलेंस बनाई, उसकी समरी क्रिएट की, वो समराइज्ड इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास मौजूद है अब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी होती है डिसीजन मेकर्स के साथ. हमारे पास बेसिक 3 तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट. हम आज की क्लास में फोकस करेंगे सिर्फ इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के ऊपर. हमारे पास अभी तक हमने ये देखा था कि बिजनेस की जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो 5 बेसिक अकाउंट्स में डिवाइड होती है, या 5 बेसिक तरह की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है. वो 5 बेसिक अकाउंट्स कौन से हैं? इनकम और रेवेन्यू अकाउंट्स होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, एसेट्स होती हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं और इक्विटी होती है. इनकम और रेवेन्यू क्या है? प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल्स. बिजनेस कोई चीज़ सेल करता है या कोई सर्विस देता है, उससे जो अर्निंग मिलती है उसको हम रेवेन्यू या इनकम कहते हैं. एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन. बिजनेस जो रेवेन्यू दे रहा होता है, बिजनेस जो सेल्स वगैरह कर रहा होता है, उसके ऊपर बिजनेस ने खुद कितना खर्चा किया, उनको हम एक्सपेंसेस कहते हैं. कॉस्ट वो खर्चा है जो हमें फ्यूचर में रिटर्न्स नहीं देता, फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं देता. ऐसी पेमेंट्स को, ऐसे खर्चों को, ऐसी कॉस्ट को हम एक्सपेंसेस कहते हैं. एसेट्स क्या होते हैं? व्हाट द बिजनेस ओन. बिजनेस क्या चीज़ें ओन करता है, एसेट्स कहलाते हैं. लाइबिलिटीज़, व्हाट अ बिजनेस ओ का मतलब है जो हमने किसी को पे करना होता है. तो बिजनेस पे जितनी ऑब्लिगेशंस होती हैं उनको हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं. एंड इक्विटी इज द नेट वर्थ और लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट और ओनर का क्लेम ओवर द बिजनेस. तो याद रखें, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं 2 तरह की बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं: इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट. इनकम और एक्सपेंसेस मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जाते हैं इनकम स्टेटमेंट में. जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रेवेन्यू या इनकम और एक्सपेंसेस की होती है वो जाती है इनकम स्टेटमेंट में. और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी गोज इनटू द बैलेंस शीट. थोड़ा सा रिवाइज करते हैं डिफरेंट अकाउंट्स को कि इस इनकम में या रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं. रिवाइज कर रहे हैं, पहले ये सारा डिस्कस कर चुके हैं हम. इनकम अकाउंट होते हैं सेल्स रेवेन्यू. जो बिजनेस कोई चीज़ बेचता है उससे जो अर्निंग कमाता है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं, सेल्स रेवेन्यू कहते हैं. अगर कोई सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस हो तो ये सेल्स रेवेन्यू की जगह सर्विस रेवेन्यू आ जाएगा. इसके अलावा वी कैन हैव अदर फॉर्म ऑफ इनकम एज वेल. मैंने क्लास में भी बताया था अदर फॉर्म ऑफ इनकम होता है कि लेट्स सपोज बिजनेस ने अपने कैश को, अपने पैसे को बैंक में रखा हुआ है, तो बैंक अपने अकाउंट होल्डर्स को, कस्टमर्स को इंटरेस्ट देती है ख़ास मुद्दत के बाद, ख़ास पीरियड के बाद. तो बिजनेस के जो कैश अकाउंट है, जो कैश बिजनेस का बैंक में पड़ा हुआ है, उस पर बैंक बिजनेस को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देता है. तो ये जो इंटरेस्ट है ये बिजनेस के लिए क्या, एक अर्निंग है, एक इनकम है ना. इसके अलावा हमारा बिजनेस है, उसने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी बंदे को एज इन्वेस्टमेंट पैसे दिए हुए हैं, उस इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिलता है दैट इज अदर फॉर्म ऑफ इनकम फॉर आवर बिजनेस.
एक्सपेंसेस में क्या क्या आ जाते हैं जी, रेंट आता है। रेंट है मतलब मैंने कोई चीज़ रेंटल पे ली है, उसकी जो मैं मंथली रेंटल पे करी हूँ, दैट इज़ माय रेंट एक्सपेंस। मैं पूरा महीना वो चीज़ इस्तेमाल करती हूँ। कोई ऑफिस है, कोई इक्विपमेंट है जिसका मैं रेंटल पे कर रही हूँ, तो मैं वो जगह या वो चीज़, वो आइटम, वो गुड, वो इक्विपमेंट पूरा मंथ इस्तेमाल कर लेती हूँ। फिर मंथ के एंड पे उसकी यूज़ करने के बाद उसका रेंटल पे कर देती हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है ये भी हम थोड़ी देर में आगे डिटेल में देखते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। बिजनेस मार्केटिंग करती है, अपने प्रोडक्ट्स के एड्स वगैरह बनवाती है, अखबार में ऐड दे दिया, बिल बोर्ड पे दे दिया, उसकी कोई एडवर्टीजमेंट क्लिप चला दिया टीवी के ऊपर, कोई ब्रोशर्स प्रिंट किए, कोई लीफलेट्स प्रिंट किए, सारे इनको कलेक्टिवली हम मार्केटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। इसके अलावा एक्सपेंसेस हो सकते हैं ऑफिस सप्लाइज। ऑफिस सप्लाइज, ऑफिस वर्किंग के लिए हमारे पास कुछ माइनर वर्थ की सप्लाइज इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जैसे टिश्यू पेपर बॉक्स है, एयर फ्रेशनर है, स्टेपलर है। ये चीज़ें ऑफिस सप्लाइज की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है ना। तो ये जो खर्चा हम इस ऑफिस सप्लाइज पे कर रहे होते हैं, ये भी एक्सपेंसेस होते हैं। पेरोल, पेरोल का टर्म हम यूज़ करते हैं वेजेस के लिए। हमारी लेबर फोर्स है, हमारे वर्कर्स हैं जो प्रोडक्शन करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, उनको जो सैलरी पे की जाती है उसके लिए ख़ास नाम यूज़ किया जाता है पेरोल या वेजेस का। सैलरी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नॉर्मली ऑफिस स्टाफ के लिए, जो लोग ऑफिस में बैठे होते हैं, और जो वर्कर मजदूर प्रोडक्शन पे काम कर रहे होते हैं, उनको जो हम सैलरी पे करते हैं, उनको जो पैसे पे करते हैं, उसको हम कहते हैं पेरोल या वेजेस। प्रोफेशनल फीस, इसमें सैलरीज आ जाती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास हैं करंट एसेट्स हैं। एसेट्स दो तरह के होते हैं, करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स विच हैव अ लाइफ लेस देन अ ईयर, इसमें आती हैं कैश, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल। फिक्स्ड एसेट्स जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं, 1 साल से ज़्यादा अरसे तक बिजनेस में इस्तेमाल होते हैं, इनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है, जिसमें आते हैं इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी। लाइबिलिटीज़ हैं जो कि बिजनेस पे ऑब्लिगेशंस होती हैं, बिजनेस ने फ्यूचर में पेमेंट करनी होती हैं। इसमें अकाउंट्स पेबल आ जाता है, क्रेडिट कार्ड पेबल, लोन पेबल। इक्विटी में आ जाती हैं जी ओनर्स इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। इनको हम आगे डिटेल में पहले भी देख चुके हैं, आगे दोबारा डिटेल में देखेंगे। अब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ आते हैं। हमारे पास पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बिजनेस ने बनानी होती है, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उसमें पहली स्टेटमेंट होती है, उसको हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नाम से ही पता चल रहा है, इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस। ये वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये वो फाइनेंशियल रिपोर्ट है जो हमें बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में बताती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है, बिजनेस कितना लॉसेज में जा रहा है। ये परफॉर्मेंस को शो करने के लिए हम जो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है हमारे दो बेसिक अकाउंट से, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो एक जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम स्टेटमेंट है, इट विल सिंपली कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट बेस्ड ऑन द इक्वेशन नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, अगर पॉजिटिव आंसर आएगा इट मीन्स बिजनेस का नेट प्रॉफिट हुआ है, अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो इसका मतलब है कि बिजनेस के लॉसेज हुए हैं। तो ये इनकम स्टेटमेंट हमें क्या करती है, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करती है बाय सिंपली सब्ट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम रेवेन्यू। इनकम स्टेटमेंट को दो तरह से बनाया जा सकता है, एक कहलाती है सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट में सिंपली अकाउंटेंट ने क्या करना होता है, एक रिपोर्ट बनाता है, एक पेज पे रेवेन्यूज लिखता है, उसमें से तमाम बिजनेस के एक्सपेंसेस को माइनस कर देता है, एंड पे उसको पता चल जाता है कि बिजनेस का प्रॉफिट आया है या लॉस आया है। इफ़ यू लुक एट द राइट साइड ऑफ दिस स्लाइड, हमने एक सैम्पल इनकम स्टेटमेंट, सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट बना के यहाँ पे शेयर की हुई है। हर फाइनेंशियल रिपोर्ट का, हर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट का एक हेडर होता है। हेडर का मतलब है जो ऊपर हेडिंग लिखी होती है। इस हेडिंग में सबसे पहले हमारे पास आता है बिजनेस का नाम, जो भी बिजनेस का नाम हो। लेट्स सपोज नेस्ले इनकॉर्पोरेशन है तो यहाँ पे नेस्ले इनकॉर्पोरेशन लिखा होगा। एचबीएल बैंक बना रहा है तो उस पर लिखा होगा एचबीएल बैंक लिमिटेड। फिर उसके बाद स्टेटमेंट का नाम हम लिखते हैं। अभी हम क्योंकि इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे लिखा है इनकम स्टेटमेंट, या इसकी जगह प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी लिखा हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लिखा हो या ये आगे ब्रैकेट में P एंड L लिखा हो, इट मीन्स द सेम थिंग। प्रॉफिट एंड लॉस की शॉर्ट फॉर्म हमने लिख दी P&L स्टेटमेंट। अगर क्वेश्चन आपके पास लिखा हो प्रिपेयर P&L स्टेटमेंट, इसका मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं और इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट जब भी बनाई जाती है, इट इज ऑलवेज मेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। अब लेट्स सपोज मैं कहती हूँ बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है
तो प्रॉफिट किसी पीरियड का होगा ना, एक दिन का प्रॉफिट होगा, एक महीने का प्रॉफिट होगा, एक साल का प्रॉफिट होगा। तो इनकम स्टेटमेंट इज ऑलवेज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर अ सर्टेन पीरियड। वो मंथ भी हो सकता है पीरियड, वो क्वार्टर भी हो सकता है, वो एक पूरा साल मतलब ईयर भी हो सकता है। यहाँ एग्जाम्पल में हमने लिखा है एक मंथ की बना रहे हैं, और वो मंथ कौन सा है, अगस्त। तो हम थर्ड स्टेप में, थर्ड लाइन में हेडिंग में लिखेंगे कि हमने ये इनकम स्टेटमेंट किस पीरियड की बनाई है। हम मंथ की बना रहे हैं तो हम लिख देंगे फॉर द मंथ एंडेड, और मंथ के एंड की डेट डाल देंगे। अगर ईयर का हम बना रहे हैं, ईयर की इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, और साल के आखिर ईयर के एंड की डेट डाल देंगे। अब यहाँ पे मंथ लिखा है तो फॉर मंथ एंडेड 31 अगस्त 2008। इसका मतलब है ये अगस्त मंथ की इनकम स्टेटमेंट है, इसमें अगस्त की सेल्स और अगस्त के एक्सपेंसेस को लिखा गया है। क्लियर होती बात। अब इनकम स्टेटमेंट जब बनाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस में से उठाते हैं सेल्स या रेवेन्यू के अकाउंट को, उसकी डेटा को, और यहाँ पे हम लिख देते हैं। इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास लेट सपोज आ रहा होगा सेल्स रेवेन्यू, तो हमने वो सेल्स रेवेन्यू लिखा और उसके सामने उसकी अमाउंट लिख दी $2000। इनकम स्टेटमेंट बनाने में हमने करना क्या है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो माइनस करने के लिए हम अकाउंटिंग में टर्म यूज़ करते हैं लेस का, LESS, लेस। जो वैल्यू माइनस करनी होती है उससे पहले हम लेस लिख देते हैं, तो देखने वाले को पता चल जाता है कि यहाँ पे हमने ये वैल्यू माइनस की है। तो इस तरह हमने एक्सपेंसेस माइनस करने थे, तो हमने क्या किया, सेल्स रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस लिख दिया है। अब बिजनेस के मल्टीपल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो वो तमाम एक्सपेंसेस जो ट्रायल बैलेंस में हमारे पास समराइज होके उनकी टोटल वैल्यू आ रही होगी, वो एक्सपेंसेस वन बाय वन हम ट्रायल बैलेंस से उठाएंगे और फिर हमने यहाँ पे लिख देना होता है तमाम एक्सपेंसेस। जिस तरह यहाँ एग्जांपल में हमें दिया हुआ है कि बिजनेस का एक रेंट एक्सपेंस है, यूटिलिटी एक्सपेंस है, पेरोल मतलब वेजेस एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, मार्केटिंग एक्सपेंस है। ये तमाम वन बाय वन एक्सपेंसेस यहाँ पे हमने लिख दिए और फिर इन तमाम एक्सपेंसेस का टोटल फाइंड किया विच इज़ 1600, और हमने ये टोटल लिख दिया, जो लास्ट में हमने 250 लिखा था उसके बिल्कुल सामने 1600 लिख दिया। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट या लॉस इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। 2000 में से 1600 माइनस किया, 400 हमारे पास आ गया, वो हमने प्रॉफिट या लॉस के सामने 400 लिख दिया। ठीक हो गया बात। फिर अब यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए कुछ फॉर्मेटिंग रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हमने थोड़ा सा ख्याल में रखना होता है, थोड़ा सा ध्यान देना होता है। उन फॉर्मेटिंग रिक्वायरमेंट से सबसे पहले तो बात है कि जब हमने मल्टीपल कैलकुलेशन की, मतलब हमने टोटल एक्सपेंसेस को हमने जो है कैलकुलेट किया है, तो उन एक्सपेंसेस का सम 1600 हमने कैलकुलेट करके 2000 के नीचे लिख दिया है। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह से करना है। जब भी इनकम स्टेटमेंट बनानी है उसमें आपके पास मल्टीपल एक्सपेंसेस लिखे हुए हों, तो आप क्या करेंगे, आपने तमाम एक्सपेंसेस को ऐड अप करके, जिसमें यहाँ पे 850 प्लस 75 प्लस 400 प्लस 25 प्लस 250 किया, और टोटल एक्सपेंसेस का सम हमने लास्ट वाले एक्सपेंस के सामने लिख दिया। जो लास्ट एक्सपेंस यहाँ लिखा था 250, मार्केटिंग एक्सपेंस 250 लिखा था, उसके बिल्कुल सामने हमने टोटल एक्सपेंसेस की वैल्यू लिख दी है 1600। फिर हमने 2000 माइनस 1600 किया, उससे हमारे पास 400 आंसर आ गया। अब ये 400 क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, रेवेन्यू ज़्यादा थे एक्सपेंसेस कम थे, तो हमारे पास $400 बच गए हैं। तो ये 400 बिजनेस का क्या है, प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को हम कहते हैं नेट इनकम या नेट प्रॉफिट। ये एक सिंपलेस्ट वे ऑफ मेकिंग एन इनकम स्टेटमेंट है। एक नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस होगा, एक सोल ट्रेडिंग बिजनेस होगा या एक पार्टनरशिप बिजनेस होगा, तो नॉर्मली शायद वो इस किस्म की इनकम स्टेटमेंट बना रहा है। छोटा सा बिजनेस है, इतनी डिटेल में उसको जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो बिजनेस क्या करेगा, एक सिंपल सी इनकम स्टेटमेंट बना के शेयर कर देगा विद इट्स डिसीजन मेकर। ठीक होती है बात। ये तो एक सिंपल तरीका है इनकम स्टेटमेंट को बनाने का, लेकिन जितना बिजनेस की एक्टिविटी बड़ी होती है, बढ़ती हैं, उसको और डिटेल में इनकम स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। इसको हम कहते हैं मल्टीपल स्टेप्स इनकम स्टेटमेंट। मतलब कुछ स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करके अब हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, स्टेप्स में कैलकुलेट कर रहे हैं। इस किस्म की इनकम स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। अगर यहाँ पे आप देखो तब हमारे पास बेसिक फॉर्मेट वही है, टॉप पे कंपनी का नाम मतलब बिजनेस का नाम है, फिर इनकम स्टेटमेंट है,
फिर पीरियड मेंशन किया है फॉर द मंथ एंडेड 31 अगस्त 2008। सेल्स रेवेन्यू वैसे का वैसे ही आ गया हमारे पास, $2500 आ गया। अब हमने इसमें से स्टेप बाय स्टेप एक्सपेंसेस को माइनस करना है। अब यहाँ सबसे पहला जो एक्सपेंस हमने माइनस करना है वो है COGS, लिखा है COGS। COGS स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी हम बात करते हैं इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर कि ये है क्या। बेसिकली ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो एक्सपेंस है आउट ऑफ मेनी एक्सपेंसेस, बिजनेस जितने खर्चे किए उसमें से ये वो ख़ास खर्चा है, वो ख़ास एक्सपेंस है जो बिजनेस ने किया है डायरेक्टली ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस और सेलिंग प्रोसेस। COGS stands for cost of goods sold, and it simply means the direct cost of producing or selling the goods sold by a business। मतलब बिजनेस जो गुड्स बेच रहा है उसको खरीदने में या उसको प्रोड्यूस करने में बिजनेस में जितना खर्चा किया। अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो ट्रेडिंग बिजनेस क्या होते हैं, वो किसी चीज़ खरीदते हैं और आगे फिर उसको सेल कर देते हैं ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होते हैं, चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं और फिर आगे उसको सेल कर देते हैं। तो COGS और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेफर्स टू द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग और परचेजिंग द गुड्स सोल्ड बाय अ बिजनेस। बिजनेस ने वो गुड्स खुद प्रोड्यूस किया तो उस पर प्रोडक्शन पे कितना खर्चा आया, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर ट्रेडिंग बिजनेस है, किसी को चीज़ सेल करता है तो उसको खुद परचेजिंग पे कितना खर्चा आया, दैट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो cost of goods sold refers to the direct cost of producing or purchasing the goods sold by a business. It includes the cost of material and labor directly used to create or purchase the goods. Business ने जितना खर्चा किया है लेबर पे या मटेरियल्स पे जो कि चीज़ किसी प्रोडक्ट को बनाने में या परचेज करने में लगाया, उन सबको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आपके क्वेश्चन के लिहाज से या तो आपको डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट ट्रायल बैलेंस में लिखा होगा और उसके सामने उसकी अमाउंट लिखी होगी, तो आप डायरेक्टली वो वैल्यू यहाँ पे COGS के साथ लिख दोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख के यहाँ पे लिख दोगे। अदरवाइज वी हैव टू कैलकुलेट दिस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो कैलकुलेट किस तरह करते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं। यहाँ पे एक और बात नोट कर लो बिजनेसेस दो तरह के होते हैं, एक सेलिंग बिजनेस होते हैं, एक सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस होते हैं। या तो बिजनेस कोई कस्टमर को चीज़ सेल करता है, चाहे वो खुद बनाता हो चाहे वो परचेज करता हो, कोई चीज़ बेचता है। दूसरी तरह के बिजनेसेस होते हैं जो कि सर्विसेज देते हैं, जिस तरह टीचर है वो सर्विस देता है, डॉक्टर है सर्विस देता है, लॉयर है सर्विस देता है। तो कुछ बिजनेसेस सर्विसेज भी देते हैं। फॉर सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस दिस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट विल बी टर्म्ड एज कॉस्ट ऑफ सर्विस या कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज और कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। और इसमें कौन सी कॉस्ट आएगी, द कॉस्ट दैट इज डायरेक्टली यूज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द कस्टमर। जितना खर्चा बिजनेस ने अपने कस्टमर को सर्विसेज देने पे लगाया उन सब का टोटल कहलाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस और कॉस्ट ऑफ सर्विस। तो फिर इन केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सर्विस या कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस। ठीक होती है बात। वापस इनकम स्टेटमेंट पे आते हैं। इनकम स्टेटमेंट बनानी है, मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट बनानी है, तो हम स्टेप बाय स्टेप एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। पहला एक्सपेंस जो हमने सेल्स रेवेन्यू से या अपनी इनकम से, अपने रेवेन्यू से माइनस करना होता है, वो एक्सपेंस कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब हम सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करते हैं हमें पहली टाइप का प्रॉफिट मिलता है जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट क्या से आगे देखते हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे ज़रा सी और बात हम करते हैं। अगर हमारे पास ट्रेडिंग बिजनेस है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इनकम स्टेटमेंट में लिखने का तरीका थोड़ा सा फ़र्क है। अगर एक सिंपल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लिखने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जो यहाँ पे मैंने इस स्लाइड में आपको डिफ्रेंशिएट करके बताया है। अगर ट्रेडिंग बिजनेस है, एक ट्रेडिंग बिजनेस के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी इक्वल टू, इधर स्लाइड पे आप देखो तो ट्रेडिंग बिजनेस की हेडिंग में आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, जिसके साथ लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस, जिससे हमें पता चल जाता है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। लेट्स सपोज एक बिजनेस है और वो अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करना चाहे, ट्रेडिंग बिजनेस है जो चीज़ों को बेचता है, तो उस ट्रेडिंग बिजनेस के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा।
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और यही फॉर्मूला हमने इस इनकम स्टेटमेंट के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के सेक्शन में लिखना है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए और उसको रिपोर्ट करने के लिए, इनकम स्टेटमेंट में लिखने के लिए, ट्रेडिंग बिजनेस अगर है तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे, सेल्स रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के नीचे हम सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, बिजनेस के पास कितना स्टॉक पहले से अवेलेबल था, ये आपको ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन सारी लिखी होगी। उसमें हम ऐड कर देंगे न्यू परचेजेस, परचेजेस लिखा हो, परचेजेस मीन्स द आइटम्स विच द बिजनेस हैज़ परचेज्ड फॉर सेलिंग पर्पज। इन परचेजेस को हम रिकॉर्ड परचेजेस के नाम से भी कर सकते हैं, इन्वेंट्री के नाम से भी कर सकते हैं, स्टॉक के नाम से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनमें से कोई सा भी नाम यूज़ किया वो, परचेजेस लिखा हो, इन्वेंट्री लिखा हो, गुड्स लिखा हो या स्टॉक लिखा हो, इनका मतलब एक ही है। ये वो आइटम्स हैं, वो चीज़ें हैं जो बिजनेस ने बेचने के लिए, सेलिंग करने के लिए ख़रीदी थी। इनमें से कुछ चीज़ें पहले से मौजूद थी बिजनेस के पास, कुछ आइटम्स पहले से पड़े हुए थे, तो उनको हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। मंथ का शुरू हुआ था, मेरे पास 100 रुपए की पेंसिल्स पहले से पड़ी थी, इसका मतलब यह है, और ड्यूरिंग द मंथ मैंने 700 रुपए की पेंसिल्स और ख़रीद ली, तो मेरे पास टोटल पेंसिल्स कितनी अवेलेबल थी इस पूरे मंथ में, 800। दीज आर द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। फिर मुझे पता चलता है कि मैंने जो टोटल 800 की पेंसिल्स थी, जब महीना ख़त्म हुआ मैंने पेंसिल्स को काउंट किया, कितनी अनसोल्ड रह गई हैं, कितनी बच गई हैं बेचने के बाद, तो मुझे पता चला कि 300 की जो पेंसिल्स हैं वो भी मैंने बेची नहीं है, वो मेरे पास रह गई हैं। इसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो जो 300 लिखा है ये बिजनेस का क्लोजिंग स्टॉक है। इसका सिंपल मतलब ये है कि बिजनेस ने ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त 700 आइटम्स और ख़रीदे, 700 के आइटम्स ख़रीदे, $100 की प्रोडक्ट उसके पास पहले से मौजूद थी, तो टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो वो बिज़नेस सेल कर सकता था वो था $800 के। इन $800 की गुड्स में से उसके पास मंथ के आखिर में $300 की गुड्स रह गई, तो उसने ड्यूरिंग द मंथ कितने डॉलर्स की गुड्स बेची हैं, $500 की गुड्स को बेचा था। तो ये जो 500 उसने बिजनेस ने खर्च किए हैं ऑन सेलिंग, ये बिजनेस के लिए क्या है, ये बिजनेस के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो सिंपली याद रख लें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग परचेजेस, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक, परचेजेस, इन्वेंट्री या गुड्स, ये सारे लफ्ज़ एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। सही होती है बात। आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दे देता है ग्रॉस प्रॉफिट। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए जो कोई चीज़ बनाता है, प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है, उसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उस प्रोडक्शन पे कितना खर्चा आया। प्रोडक्शन पे बेसिकली दो तरह के खर्चे आते हैं, एक रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, दूसरा वो रॉ मटेरियल मजदूर यूज़ करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। तो दो तरह के डायरेक्ट प्रोडक्शन पे खर्चे आ रहे होते हैं, एक कहलाता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और एक कहलाता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो हमने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है वो बेसिकली इन तमाम डिफरेंट कॉस्ट का सम होता है, ऐड होता है, इनको ऐड करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो हमारे पास ट्रायल बैलेंस में दिया होगा कि बिजनेस ने मटीरियल पे इतना खर्चा किया, बिजनेस ने लेबर पे इतना खर्चा किया, ये इन्फॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में मौजूद होगी। हम वहाँ से डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू उठाएंगे, डायरेक्ट लेबर की वैल्यू उठाएंगे और इन दोनों अमाउंट्स को इनकम स्टेटमेंट में इस तरीके से लिख देंगे जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। डायरेक्ट मटेरियल के सामने उसकी अमाउंट लिखी, फिर डायरेक्ट लेबर लिखा, उसका अमाउंट लिखा, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके 300 प्लस 200 500 आ गया। ये लास्ट वाली कॉस्ट 200 के सामने मैंने 500 लिख दिया। ये 500 क्या है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर हम प्रॉफिट पहले स्टेप में ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करते हैं। जब हम मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो सेल्स रेवेन्यू माइनस CGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिव्स अस ग्रॉस प्रॉफिट विच इज इक्वल्स टू $1500। ठीक होती है बात, समझ में आती है।
यहाँ पे एक बात याद रख लो कि जितना एक बड़ा बिजनेस होता है, उस जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का जितना स्केल साइज बड़ा होगा उसके उतने ज़्यादा खर्चे होंगे। उस केस में बिजनेस क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के एक अलग स्टेटमेंट बनाता है, बट दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर कोर्स ना। तो हम यहाँ पे सिंपल ही रखते हैं। एक सिंपल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसकी जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होंगी वो हमने 1 by 1 मेंशन कर देनी है अंडर द हेडिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जस्ट लाइक द वे आई हैव रिटन दिस इन द स्लाइड। ठीक है ना। तो हम रेवेन्यू याद रखो, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें दे देता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमने इनकम स्टेटमेंट का पहला स्टेप कर दिया, पहले स्टेप पे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। जो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट होके आया है, अभी जिस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, ये 500 कैसे आया होगा, इसके दोनों तरीके मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिए। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें दे देता है ग्रॉस प्रॉफिट, विच इज द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इट मेक्स आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट एसोसिएटेड विद मेकिंग एंड सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और द कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोवाइडिंग इट्स सर्विसेज, जो मैंने भी बात पहले भी कर दी। Gross profit will appear on an company's income statement and can be calculated by subtracting the cost of goods sold from revenue or sales. वही बात रिपीट हो रही है, आपको यहाँ पे बताई गई है रिपीट करके। Once we have calculated the gross profit, फिर उसके बाद हम मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट में क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर ऑल दोज एक्सपेंसेस जो बिजनेस करता है अपनी ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए, अपने बिजनेस की ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। इसमें ऑल अदर एक्सपेंसेस आ जाते हैं एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। याद रख लो, इंटरेस्ट और टैक्सेस के अलावा बाकी बिजनेस जितना भी खर्चा कर रहा है, प्रोडक्शन को हमने माइनस कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, प्रोडक्शन पे खर्चे को माइनस किया इन फॉर्म ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इंटरेस्ट और टैक्सेस के अलावा बाकी जितने भी एक्सपेंसेस इन ट्रायल बैलेंस में दिए होंगे वो आपने तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिख लेना है। जैसे रेंट एक्सपेंस है, यूटिलिटीज़ एक्सपेंस है, सैलरीज हैं, इंश्योरेंस है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं। इन तमाम एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहाँ मैंने पेरोल 400 लिखा है, बाय मिस्टेक पेरोल है, ये बेसिकली होगा सैलरीज। पेरोल कम्स इनटू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और सैलरीज जो ऑफिस स्टाफ की होती है, सारा मैनेजमेंट होती है, एक सिक्योरिटी गार्ड है उसकी सैलरी है, मैनेजर की सैलरी है, ये तमाम सैलरीज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आती हैं। ठीक है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाता है तो हमें वैल्यू मिलती है, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस। अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो ऑपरेटिंग लॉस है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। बिजनेस की ओवरऑल बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ है बिफोर टेकिंग इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस टैक्सेस इनटू योर कंसिडरेशन। जो प्रॉफिट मिला है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको हम EBIT भी कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को EBIT भी कहते हैं। EBIT स्टैंड्स फॉर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो अगर कहीं पे देखो नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट या EBIT, दोनों का मतलब एक ही है, एंड EBIT स्टैंड्स फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट या कहा जाए कैलकुलेट द EBIT, दोनों का मतलब एक ही है। और इस EBIT या ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक होती है बात। Once we have subtracted the operating expenses from gross profit, हमारे पास जो EBIT आता है, फिर इसमें से लास्ट स्टेप में to calculate the net profit और net income of a business क्या करते हैं, पहले इंटरेस्ट माइनस करते हैं फिर टैक्सेस माइनस करते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है? अगर बिजनेस ने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है, कोई लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ली है, तो नॉर्मली होता है उस लोन के ऊपर बिजनेस को इंटरेस्ट या किसी भी इंडिविजुअल को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये इंटरेस्ट की पेमेंट है, ये बिजनेस का खर्चा है ना, बिजनेस का एक्सपेंस है ना। ये इंटरेस्ट की पेमेंट बिजनेस को फ्यूचर बेनिफिट, फ्यूचर रिटर्न तो नहीं दे रही होती, अलग से खर्चा होता है ये आपके बिजनेस का। तो इस इंटरेस्ट एक्सपेंस को हमने माइनस करना होता है फ्रॉम आवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। टैक्सेस क्या होते हैं? जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, तो गवर्नमेंट ने जितना टैक्स कलेक्ट करना होता है
वो टैक्स हमने माइनस करना होता है फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर बिजनेस का ओवरऑल नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलता है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट एंड माइनस टैक्सेस करने के बाद बिजनेस के पास पॉजिटिव आंसर, यहाँ पॉजिटिव आंसर आता है तो नेट प्रॉफिट है, अगर नेगेटिव आंसर आता है तो ये नेट लॉस है। ठीक होती है बात। यहाँ पे आप इस फॉर्मेट को फिर से देख लो, सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिव्स यू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस all the operating expenses will give you operating profit, and operating profit minus interest and taxes gives us net profit or net loss। हमने 3 स्टेप्स में प्रॉफिट को कैलकुलेट किया, इसलिए इस फॉर्मेट को या इस फॉर्म ऑफ इनकम स्टेटमेंट को हम कहते हैं मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बनाते टाइम हमारे पास कुछ और वेरिएशंस आ सकती हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन आ सकती है। लास्ट टाइम हमारे पास एक और अकाउंट यूज़ होता है ट्रायल बैलेंस में, या जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो उसमें आपके पास एक अकाउंट आ सकता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है? सेल्स रिटर्न आर द सेल्स और द प्रोडक्ट्स रिटर्न्ड फ्रॉम कस्टमर्स ड्यू टू एनी रीज़न। अगर लेट्स सपोज हमारा बिजनेस है, हम कस्टमर को कुछ चीज़ बेचते हैं, पेन्स बेचते हैं, ड्यू टू एनी रीज़न कस्टमर एक दिन के बाद हमने जितने सेल्स की थी, लेट्स सपोज हमने 2000 की सेल्स की थी, उसमें से 100 के पेन्स वो कस्टमर हमें वापस कर देता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो हम ये इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं अपने पास एज सेल्स रिटर्न। अकाउंट नेम इस्तेमाल करते हैं सेल्स रिटर्न का, हम जर्नल में एंट्री करते टाइम ये देख चुके हैं। तो अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस में अकाउंट नेम लिखा है, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि बिजनेस ने इतनी रिटर्न सेल्स रिटर्न की थी, तो ये सेल्स रिटर्न इनकम स्टेटमेंट में हमने माइनस करना होता है सेल्स रेवेन्यू से। फिर क्या फॉर्मेट होगा, फिर क्या तरीका होगा इनकम स्टेटमेंट को बनाने का? ये तब होगा अगर हमारे पास बिजनेस की ट्रायल बैलेंस में सेल्स रिटर्न का अकाउंट लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सेल्स रेवेन्यू लेस सेल्स रिटर्न कर देंगे। बिजनेस का 2000 सेल्स रेवेन्यू हुआ था, इसमें से माइनस करना है सेल्स रिटर्न को, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। 2000 माइनस 100 करते हैं तो 1900 आ जाता है, दिस इज द नेट सेल्स। अब हमने वही जो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे अब नेट सेल्स में से, 1900 माइनस 500 विल गिव अस 1400। सिर्फ एक एडिशनल स्टेप कर दिया इन केस हमारे पास सेल्स रिटर्न का डेटा क्वेश्चन में गिवन हो। बात समझ में आती है? बाकी सारा रिमेनिंग फॉर्मेट एज इट इज इस्तेमाल करना है। एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास हो सकती है इन फॉर्म ऑफ अदर इनकम। ये अदर इनकम क्या होती है? लास्ट टाइम ऐसा होता है कि बिजनेस की जो उसकी जो बेसिक सेलिंग एक्टिविटी है, बेसिक बिजनेस एक्टिविटी है, उससे हट के बिजनेस लास्ट टाइम कुछ इनकम कमा सकता है। मैंने पहले भी स्लाइड में बताया था, अदर इनकम की एग्जांपल है जिस तरह से बैंक में हमने पैसा रखा, उस पर इंटरेस्ट मिला, उस अकाउंट पे इंटरेस्ट मिल गया, दिस इज द अदर इनकम विच इज अर्नड बाय आवर बिजनेस। या बिजनेस ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया, उस पर बिजनेस को कुछ प्रॉफिट मिल गया, उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल गया, दैट विल बी द अदर इनकम। अगर क्वेश्चन में आपको बिजनेस के बारे में डेटा दिया जाए कि बिजनेस ने कुछ अदर इनकम भी अर्न की है, तो वो अदर इनकम या अदर इंटरेस्ट के नाम से होगी। इन केस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ अदर इनकम, वो अदर इनकम हमने क्या करनी होती है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऐड करनी होती है। जितना मैंने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया ना 1400 आया, उसमें मैं नीचे लिख दूंगी ऐड अदर इनकम और उसकी अमाउंट सामने लिख दूंगी। ये अदर इनकम ऐड होने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 2100। उसमें से सिमिलर तरीके से हमने क्या करना है, फिर से वही पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं टू गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट या EBIT, और फिर उसके बाद उसमें से इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस कर देना है। जो 500 यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया हुआ है, इसमें से हमने माइनस कर दिया 100 और फिर माइनस कर दिया 150, मतलब टोटल 250 माइनस कर दिया, तो वी आर लेफ्ट विद 250 नेट प्रॉफिट। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आया तो नेट प्रॉफिट लिखेंगे, अगर एंड पे नेगेटिव आंसर आ रहा है तो हम नेट लॉस लिखेंगे। ठीक होती है बात। फॉर्मेटिंग रिक्वायरमेंट्स फिर बता रही हूँ। सबसे पहले तो एक फॉर्मेटिंग रिक्वायरमेंट होती है डॉलर का साइन या करेंसी का साइन, या तो कॉलम के टॉप पे आप डॉलर का साइन, करेंसी का साइन लगा दो, जो भी करेंसी क्वेश्चन में मेंशन्ड है,
अदरवाइज आपने जहाँ जहाँ लाइंस ड्रॉ की होती हैं उससे पहले पहले आपको डॉलर का साइन लगाना पड़ता है, ठीक है। और जितनी भी कैलकुलेशन यहाँ पे वैल्यूज़ को प्लस या माइनस कर रहे होते हैं, प्लस या माइनस करने के बाद न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे 2000 माइनस 100 किया, फिर लाइन ड्रॉ की। 1900 लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किया, फिर लाइन ड्रॉ की। ग्रॉस प्रॉफिट 1400 आया, उसमें अदर इनकम ऐड की, 1400 प्लस 700 किया, फिर लाइन ड्रॉ किया, तो 2100 आ गया। ठीक होती है बात। एट द एंड जहाँ पे भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करेंगे, वी नीड टू डबल अंडरलाइन दिस वैल्यू। ठीक होती है बात। ये सारे फॉर्मेटिंग रिक्वायरमेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये तमाम रिक्वायरमेंट्स को फिर रिवाइज करेंगे। फिलहाल यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक फॉर्मेट ऑफ दिस इनकम स्टेटमेंट, दैट इज सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट होके बताता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करते हैं तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हमको मिल जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस। इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। इन केस वी हैव एनी सेल्स रिटर्न वैल्यू, सेल्स में से वो सेल्स रिटर्न माइनस करने हैं, लेस करने हैं। हमारे पास क्वेश्चन में अदर इनकम दिया हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अदर इनकम को लिखना पड़ता है। सो यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को आपने याद करना है। क्लियर होती है बात। अब ये इनकम स्टेटमेंट को बिजनेस जब बना के कम्युनिकेट करता है, इससे शेयर होल्डर्स को, डिसीजन मेकर्स को इंफॉर्मेशन मिलती है। वो क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? दिस इनकम स्टेटमेंट टेल्स द डिसीजन मेकर्स वेदर दे आर प्रॉफिटेबल और नॉट, वेदर द बिजनेस इज प्रॉफिटेबल और नॉट। बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, नेट इनकम पॉजिटिव आती है, इट मीन्स प्रॉफिटेबल है। लॉसेज में जा रहा है, प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। ये इनकम स्टेटमेंट ये भी हेल्प करती है बताने में, क्योंकि इसमें तमाम एक्सपेंसेस को इन डिटेल लिखा होता है। जो मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट है, उसमें स्टेप बाय स्टेप हम एक्सपेंसेस को बता रहे होते हैं। तो बिजनेस के अकाउंटेंट को, बिजनेस के डिसीजन मेकर्स को हेल्प मिल जाती है डिफरेंट एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करने में, कि हमारा कौन सा एक्सपेंस ज़्यादा है। हम ज़्यादा खर्चा अपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे करते हैं, या हम अपना ज़्यादा एक्सपेंस आजकल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, या हमारा ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है इंटरेस्ट की वजह से। ठीक है। थर्डली, ये इनकम स्टेटमेंट हेल्प करती है इन कंपेयरिंग ग्रॉस प्रॉफिट विद नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट भी समझा दिया, नेट प्रॉफिट भी समझा दिया। बास्ट टाइम बिजनेस ऐसी नेचर का होता है कि वो अपने बेसिक बिजनेस सेलिंग ऑपरेशन से तो प्रॉफिट कमा रहा होता है, तो मतलब उसका ग्रॉस प्रॉफिट तो अच्छा खासा आ रहा था, लेकिन उस बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, तो बिजनेस का नेट प्रॉफिट कम हो गया, लॉसेस में शायद चला गया। इसका मतलब है बिजनेस को सेलिंग करने में मसला नहीं है, बिजनेस को ज़्यादा मसला हो रहा है किस चीज़ पे? अपने बिजनेस की को ऑपरेट करने में, उस पर ज़्यादा खर्चा आ रहा है। फोर्थली, ये इनकम स्टेटमेंट हमें हेल्प करती है इन आइडेंटिफाइंग व्हाट इज़ द नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन इज बेसिकली हाउ मच नेट प्रॉफिट आर यू अर्निंग एज कम्पेयर टू योर सेल्स। आप अपनी सेल्स के कंपैरिजन में कितना नेट प्रॉफिट कमा रहे हो। इफ दिस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 20%, इट मीन्स आपकी नेट सेल्स, आपकी 20 नेट प्रॉफिट आपकी 20% ऑफ सेल्स है। 80% ऑफ सेल्स इज माइनस इज डिडक्टेड सब्ट्रैक्टेड एज एक्सपेंसेस, बाकी रिमेनिंग 20% आपका नेट प्रॉफिट आता है। सिमिलरली, इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन कैलकुलेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है कि हमारे बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है एज कम्पेयर टू आवर सेल्स। If this value is 20%, it means 20% of our sales is left as gross profit, और 80% हम माइनस कर देते हैं, खर्च कर देते हैं एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दिस इज जस्ट अ क्विक रिव्यू कि किस तरह से इनकम स्टेटमेंट हेल्प करती है डिसीजन मेकर्स को डिसीजंस लेने में, क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक होती है बात। अब हम बात करते हैं अनदर फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज द बैलेंस शीट। हमने स्टार्ट में स्लाइड में देखा था कि वी हैव 5 मेजर अकाउंट्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस जो चले जाते हैं इनकम स्टेटमेंट में, बाकी रिमेनिंग 3 अकाउंट्स एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, दीज 3 इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड थ्रू अ बैलेंस शीट। एक बैलेंस शीट, एक और फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई जाती है जिसके थ्रू बिजनेस अपने एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है, अपनी लायबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है, और ओनर्स इक्विटी के बारे में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है। Balance sheet shows a snapshot of businesses, assets and liabilities at a point in time. इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है किसी पीरियड के लिए, जबकि बैलेंस शीट बनाई जाती है एक ख़ास पॉइंट इन टाइम के लिए, ख़ास दिन के लिए। क्योंकि देखो, अगर मैं आपको कहती हूँ मेरे पास आज 1000 रुपीज़ हैं,
तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे साल मैम सना के पास 1000 रुपीज़ रहे, नहीं, इसका मतलब है सिर्फ आज के दिन 30 नवंबर को मैम सना के पास 1000 रुपीज़ थे। तो बिल्कुल उसी तरह से बिजनेस की बैलेंस शीट, क्योंकि एसेट्स लाइबिलिटीज़ के बारे में बता रही होती है, तो वो रेफर करते हैं किसी एक ख़ास पॉइंट इन टाइम को कि इस दिन बिजनेस के कितने एसेट्स थे, इस दिन बिजनेस पे कितनी लाइबिलिटीज़ थी, इस दिन ओनर की इक्विटी कितनी थी। ठीक है, जिस तरह से अब अगर आप राइट साइड पे देखो, आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया है। हेडर सेम है, बिजनेस का नाम है, फिर स्टेटमेंट का नाम है, दैट इज द बैलेंस शीट। फिर जहाँ पे हम डेट मेंशन करते हैं, पीरियड मेंशन कर रहे थे इनकम स्टेटमेंट में, अब हमने लिखा है एज एट 31 अगस्त 2011। अब हम एक दिन की बात करें, 31 अगस्त की बात कर रहे हैं खाली, ना इससे पहले की बात है ना इसके बाद की बात है। 31 अगस्त को बिजनेस के जितने एसेट्स थे वो बैलेंस शीट में लिखे हुए हैं, जितनी लाइबिलिटीज़ थी वो इस बैलेंस शीट में लिखी है, बिजनेस की जितनी इक्विटी थी वो इस बैलेंस शीट में लिखी है। ठीक होती है बात। बैलेंस शीट ऑल्सो शोज द नेट वर्थ और नेट वैल्यू ऑफ अ बिजनेस। बैलेंस शीट हमारे बिजनेस की नेट वर्थ या नेट वैल्यू शो कर रही होती है। व्हाट इज बेसिकली द नेट वैल्यू ऑफ एनी बिजनेस? किसी भी बिजनेस की नेट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं? हमें एस्टिमेट लगाना होता है उसके टोटल एसेट्स का। अब एडवर्ड्स कॉलेज की एग्जांपल लो, एडवर्ड्स कॉलेज की हमने नेट वर्थ फाइंड करनी है, नेट वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कैसे करेंगे? हम एस्टिमेट लगाएंगे इसकी बिल्डिंग कितनी मालियत की है, कितनी वैल्यू है, प्रॉपर्टी बिल्डिंग क्या है, एसेट है, फर्नीचर पड़ा हुआ है इस कॉलेज के अंदर, कितनी वर्थ का फर्नीचर पड़ा हुआ है। अच्छा 2 मिलियन की बिल्डिंग है, 1 मिलियन का फर्नीचर है, 1 मिलियन की इक्विपमेंट्स मौजूद हैं इस कॉलेज के अंदर, सारे बेचने हैं हमने, इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2 मिलियन प्लस 1 मिलियन प्लस 1 मिलियन, इसका मतलब है पूरे कॉलेज की वैल्यू है 4 मिलियन की। तो इन सिंपल टर्म्स टोटल वैल्यू या नेट वैल्यू ऑफ एनी बिजनेस इज इक्वल्स टू इट्स टोटल एसेट्स। तो अगर आपने बिजनेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आप किस तरह फाइंड कर सकते हो? उस बिजनेस की बैलेंस शीट को देख के। जब भी बैलेंस शीट बनाई जाती है, बैलेंस शीट बेस करती है ऑन द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन दैट इज एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। इसी इक्वेशन को फॉलो करते हुए हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं उसका फॉर्मेट क्या होता है? 2 सेक्शंस में, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं आप पेज को। एक तरफ एसेट्स लिखते हैं, दूसरी तरफ आप लायबिलिटीज और इक्विटी लिखते हैं। एसेट्स को हमेशा लिखा जाता है इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, उनके लिक्विडिटी ऑर्डर पे लिखा जाता है। लिक्विडिटी क्या होती है? हाउ इजीली एन एसेट कैन बी कन्वर्टेड टू कैश। कोई एसेट कितनी आराम से कैश में, कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है, ये उस एसेट की लिक्विडिटी कहलाती है। करंट एसेट्स को लिखा जाता है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लिक्विडिटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का मतलब है जो मोस्ट लिक्विड करंट एसेट है वो सबसे टॉप पे आएगा, लीस्ट लिक्विड करंट एसेट सबसे बॉटम पे आएगा। फिक्स्ड एसेट्स को इनके ऑपोजिट तरीके से लिखा जाता है। जो लीस्ट लिक्विड फिक्स्ड एसेट है वो पहले लिखते हैं और मोस्ट लिक्विड फिक्स्ड एसेट को सबसे आखिर में लिखते हैं। फिर बता रही हूँ, एसेट्स को लिखा जाता है बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी क्या होती है? कितनी जल्दी कोई एसेट कैश में कन्वर्ट हो जाता है। एसेट्स 2 तरह के होते हैं, करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। पहले हम लिखते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स लिखेंगे तो उनको हमने ऐसे ऑर्डर में लिखना है कि जो मोस्ट लिक्विड करंट एसेट है वो सबसे ऊपर लिखा जाएगा और जो लीस्ट लिक्विड करंट एसेट है वो सबसे एंड में लिखा जाएगा। अब इधर आप बैलेंस शीट जो एग्जांपल आपको दी गई है, 3 करंट एसेट्स मेंशन किए गए हैं, हेडिंग नहीं दी हुई करंट एसेट की, डजंट मेक्स अ डिफरेंस। यहाँ पे आप ऊपर हेडिंग में करंट एसेट लिख भी लो या ना लिखो, अंडरस्टूड बात है कि पहले एसेट्स में करंट एसेट्स लिखे गए हैं। करंट एसेट्स में हमारे पास 3 एसेट्स आ रहे थे, कैश, अकाउंट रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री। मैंने अभी बोला कि करंट एसेट्स को लिखा जाता है इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग लिक्विडिटी, मतलब जिस तरह लिक्विडिटी कम होती है वैसे वैसे आप करंट एसेट्स को लिखते हो। तो जो मोस्ट लिक्विड करंट एसेट है वो सबसे पहले आएगा। कैश से ज़्यादा तो कोई लिक्विड नहीं हो सकता, कैश तो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में, इसको तो कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो द मोस्ट लिक्विड करंट एसेट इज कैश, तो हमने पहले लिखा कैश। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम वो करंट एसेट लिखते हैं जो कैश के बाद कैश में कन्वर्ट हो सकता है। अकाउंट रिसीवेबल्स एंड नोट रिसीवेबल्स आर द current assets which are more liquid as compared to other current assets। तो हमने कैश के बाद लिखना होता है अकाउंट रिसीवेबल्स या नोट रिसीवेबल्स। फिर उसके बाद इन्वेंट्री आ जाती है, फिर प्री पेमेंट्स आ जाती हैं। ठीक हो गई बात?
फिर स्टेशनरी वगैरह आ जाते हैं, जितने ऐसे करंट एसेट्स हैं, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता कैश में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री का सीक्वेंस यही होता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फिर हम करंट एसेट्स जितने भी होते हैं, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सारे करंट एसेट्स लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लिखते हैं फिक्स्ड एसेट्स को। अब यहाँ पे 2 फिक्स्ड एसेट्स दिए हुए, लैंड एंड इक्विपमेंट। लैंड एंड इक्विपमेंट, लैंड की वर्थ 2000 थी वो लिख दिया, इक्विपमेंट की वैल्यू 1000 थी वो लिख दिया। इन तमाम एसेट्स को ऐड करिए तो हमारे पास एक तरफ आ गया टोटल एसेट्स, $7,500 टोटल एसेट्स की वैल्यू आ गई। बैलेंस शीट की राइट साइड पे जाते हैं तो पहले हम लिखते हैं लाइबिलिटीज़ को। लाइबिलिटीज़ में पहले करंट लाइबिलिटीज़, फिर लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ जो 1 साल के अंदर अंदर पे कर देनी होती हैं, इसमें हमारे पास अकाउंट्स पेएबल है, रेंट पेएबल है, सैलरीज पेएबल है, उनको हमने लिख देना होता है। पहले हम अकाउंट्स पेएबल लिखते हैं, फिर रेंट पेएबल लिखते हैं, उसके बाद अगर सैलरीज पेएबल हो, इंटरेस्ट पेएबल हो, वो इनके बाद में आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले अकाउंट्स पेएबल या नोट्स पेएबल ही आता है। जब हमने तमाम करंट लाइबिलिटीज़ लिख दी हैं, अब इनके ऊपर हेडिंग में मैं करंट लाइबिलिटीज़ भी लिख सकती हूँ और ना भी लिखूँ तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अंडरस्टूड बात है कि ये हम करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें। फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ के मैंने लिख दिया लोन पेएबल। लोन पेएबल इज़ माई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। मैंने उसकी अमाउंट लिख दी, इन अमाउंट्स को ऐड किया तो मेरे पास टोटल लाइबिलिटीज़ आ गई हैं। ठीक होती है बात। फिर मैं लिखती हूँ इक्विटी की हेडिंग देती हूँ, ओनर्स इक्विटी की हेडिंग देती हूँ। इसमें मेरे पास आ जाता है ओनर का कैपिटल, ओनर्स कैपिटल दैट इज 2700। ठीक है, इस ओनर्स कैपिटल में हम ऐड करते हैं बिजनेस का प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग। प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग क्या होती है थोड़ी देर में बताती हूँ। देखो, जो बिजनेस होता है ओनर का क्लेम, ओनर्स इक्विटी इज बेसिकली ओनर्स क्लेम ओवर द बिजनेस। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ओनर का क्लेम बनता है एक तो ओनर की इन्वेस्टमेंट से, उन्होंने जितना पैसा बिजनेस में लगाया उसको हम कहते हैं कैपिटल। तो इक्विटी में एक तो चीज़ आती है कैपिटल, दूसरा बिजनेस का जितना प्रॉफिट हो रहा होता है वो भी किसका क्लेम होता है, ओनर का पैसा होता है ना। जितना बिजनेस प्रॉफिट कमाता है वो किसका होता है, ओनर का होता है। तो अगर वो प्रॉफिट बिजनेस में री इन्वेस्ट हो रहा है तो वो भी इक्विटी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा ना। तो जो प्रॉफिट बिजनेस में री इन्वेस्ट हो रहा हो तो उसके लिए कौन नाम भी इस्तेमाल होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स का, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ओनर्स कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स गिव्स अस द टोटल इक्विटी। फिर बता रही हूँ, ओनर्स कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग और प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस गिव्स अस टोटल इक्विटी। इसमें से अगर बिजनेस के ओनर ने कुछ ड्राइंग्स की, ड्राइंग क्या होती है, जब ओनर बिजनेस से पैसा कुछ विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज़, उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। तो अगर डेटा में क्वेश्चन में आपके पास ड्राइंग्स की वैल्यू लिखी है तो आपने वो ड्राइंग्स माइनस करनी होती है अपने इक्विटी से, बिजनेस की इक्विटी से। तो बेसिकली टोटल इक्विटी इज इक्वल्स टू ओनर्स कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। तो अगर ड्राइंग्स का डेटा यहाँ पे होता तो हम लेस ड्राइंग के सामने उसकी अमाउंट लिख देते हैं। यहाँ कोई अमाउंट नहीं दी हुई तो मैंने खाली ऐसे डैश डाल दिया। 2700 प्लस 400 गिव्स अस $3,100। तो टोटल इक्विटी है $3,100 की। एंड पे मैंने टोटल लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी किया, ऊपर से टोटल लाइबिलिटीज 4,400 की वैल्यू ली प्लस टोटल इक्विटी 3,100 को ऐड कर दिया, मेरे पास आ जाता है 7,500। तो याद रख लो, टोटल एसेट्स 7,500 है, तो इस तरफ टोटल लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी भी 7,500 है। ये बैलेंस शीट का रूल है कि टोटल एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। यहाँ तक बात समझ में आती है। लिंक बिटवीन बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट, अभी मैंने बताया कि टोटल जो ओनर का प्रॉफिट, बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस होता है वो किसका क्लेम होता है, ओनर का क्लेम होता है ना, ओनर का पैसा होता है ना, जिसकी वजह से ओनर इक्विटी ज़्यादा हो जाती है। तो जो हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई होती है उसमें जितना भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा होता है, जैसे इस एग्जाम्पल में 400 आ रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस लिखा जाता है बैलेंस शीट में इक्विटी के अंदर एज रिटेन्ड अर्निंग्स, एज रिटेन्ड अर्निंग्स या प्रॉफिट। Profit or loss is taken from the bottom line of the income statement and recorded on the balance sheet in the profit or retained earnings equity account. Retained earning is the profit reinvested in the business. जितना बिजनेस का प्रॉफिट हुआ था, अगर 400 प्रॉफिट हुआ है, 400 का 400 बिजनेस में री इन्वेस्ट हो गया, मतलब ओनर का पैसा ही बिजनेस ने, ओनर ने अपने बिजनेस में दोबारा लगा दिया है।
तो जो 400 से उस ओनर का क्लेम क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा हो जाएगा। When a business operates at a profit, it increases in equity. जब बिजनेस प्रॉफिट करता है, इक्विटी में इंक्रीज आता है, हम इक्विटी में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। When a business operates at a loss, it decreases in equity. जब बिजनेस लॉस करता है तो इक्विटी उससे डिक्रीज हो जाती है। Then this amount will be subtracted from the इक्विटी। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस की जो हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई हो उसमें जितना इनकम प्रॉफिट या लॉस रिपोर्ट हो रहा होता है, आपने वो प्रॉफिट या लॉस ऐड या माइनस कर देना होता है ओनर की इक्विटी में से। ये बैलेंस शीट क्यों यूज़ की जाती है? बैलेंस शीट का एक तो काम है लिक्विडिटी को असेस करना। लिक्विडिटी क्या थी कि बिजनेस कितना आसानी से अपने करंट एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये कैश में कन्वर्ट करके क्या करता है बिजनेस, अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को पे करता है। तो कंपेयर करते हैं बैलेंस शीट के थ्रू, बैलेंस शीट बना के स्टेक होल्डर्स, डिसीजन मेकर्स क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को, ताकि उनको आइडिया मिल जाए कि बिजनेस कितनी आसानी से अपनी करंट लाइबिलिटीज़ पे कर सकता है। इसके अलावा ये बैलेंस शीट यूज़ होती है बिजनेस के फिक्स्ड एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, कि बिजनेस ने अपने फिक्स्ड एसेट्स को किस तरह से यूटिलाइज किया हुआ है, बिजनेस के कितने फिक्स्ड एसेट्स हैं, बिजनेस कितनी प्रॉपर्टी ओन करता है, कितना लैंड ओन करता है, कितनी मशीनरी उसके पास है जो कि बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है। ये जैसा टैक्स पर्पस वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, प्रॉपर्टी टैक्स लगाती है, तो वो बिजनेस से कहती है बैलेंस शीट अपनी मुझे बताओ, ताकि मुझे पता चला आपके कितने एसेट्स हैं जितने हमने टैक्स लगाना है। थर्डली, बैलेंस शीट लाइबिलिटीज़ के बारे में बताती है कि बिजनेस किस तरह से अपनी लाइबिलिटीज़ को मैनेज कर रहा है। उसने कितनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ बनाई हैं, उसने कितना लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है, क्या वो और बैंक से कर्जा है, बैंक से लोन, किसी बिजनेस से लोन ले सकता है कि नहीं ले सकता, बिजनेस की इक्विटी कितनी है, ओनर का पैसा कितना है और बाहर से कर्जे कितने लिए हुए हैं। इट गिव्स एन ओवरऑल फाइनेंशियल टेल्स अस अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, कि बिजनेस के अपना पैसा कितना है और बिजनेस ने कितना कर्जा लिया हुआ है, कितने एसेट्स उसके अपनी कैश अपनी इन्वेस्टमेंट से बने हैं ओनर की, और बिजनेस के कितने एसेट्स बाहर से लोन लेके बने हैं। क्योंकि जब भी बिजनेस लिक्विडेट होता है, बिजनेस ख़त्म हो रहा होता है, ख़त्म कर रहा होता है कोई बंदा बिजनेस को, तो उसने तमाम लाइबिलिटीज़ पे करनी होती है ना, तो फिर ओनर अपने साथ कितना पैसा लेके जा सकता है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है, इस तमाम इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए बिजनेस का अकाउंटेंट क्या करता है, बैलेंस शीट बनाता है। फॉर्मेट वगैरह मैंने डिस्कस कर दिया। यहाँ तक आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे अपनी डिस्कशन को ऑन इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, और प्रैक्टिकली डेटा को देख के, क्वेश्चन को देख के इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को बनाने की कोशिश करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।